बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम चैप्टर 5 पढ़ रहे थे केमिस्ट्री का। आज फिर मोहम्मद बिलाल आज़ाद के साथ हमेशा की तरह केमिस्ट्री पढ़ेंगे और आज हमने केमिस्ट्री का चैप्टर 5 का जो टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, जो पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी पढ़ी थी, आज इसको पढ़ना है और इसकी खूबियाँ पढ़नी है। तो ये आपके सामने एक बंदा बना हुआ है, इसका नाम है ई गोल्डस्टेन। ई गोल्डस्टेन, यू जीन लिख दें आगे, ठीक है, यूजीन गोल्डस्टेन। या अगर आपने सिर्फ ई लिखना है तो ई लिख के डॉट लगा दें, ई गोल्डस्टेन। स्टाइन भी पढ़ते हैं बाज लोग। ई गोल्डस्टेन ने इन 1886 जर्मन बंदा है और ये फिजिशिस्ट था। ये फिजिक्स के मुतल्लिक इसने बहुत सा काम किया है और इसने डिस्कवरी की किसकी? प्रोटॉन की। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? एपरेटस पढ़ेंगे। एपरेटस कह लें या कंस्ट्रक्शन कह लें, या मैंने एक नया लफ्ज बताया था इंस्ट्रूमेंटेशन। इंस्ट्रूमेंटेशन ये है कि इसमें एक एनोड लगा हुआ है, एक परफोरेटेड कैथोड लगा हुआ है। परफोरेटेड मीन होल्स वाला। और इसमें एक वैक्यूम पंप लगा हुआ है। ये एनोड 1, कैथोड 2, वैक्यूम पंप 3। इसके पीछे ये वाले बैटरी लगी हुई है। ये हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब है। ये 4 चीज़ें हो गई। सबसे पहले आपने डिस्चार्ज ट्यूब के बारे में लिखना है। हैविंग डिस्चार्ज ट्यूब हैविंग एनोड एंड कैथोड। एनोड इज गिवन द पॉजिटिव चार्ज, ये लगा हुआ, एंड द कैथोड इज गिवन द नेगेटिव चार्ज, ये लगा हुआ। और दिस कैथोड इज द परफोरेटेड कैथोड हैविंग द होल्स। इसके अंदर क्या है? सुराख हैं। ये हमारे सबसे पहले इंस्ट्रूमेंटेशन हो गई। इसके बाद हम इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक्सपेरिमेंट जो करना है बड़ा सिंपल सा है। हमने कैथोड रेस की डिस्कवरी जो पढ़ी थी, वैसे ही हमने आज जब बैटरी को अप्लाई किया तो ये हमारे पास ये जो कैथोड है, कैथोड से यहां से ये कैथोड ये ब्लू बने हुए हैं क्योंकि कैथोड भी ब्लू है। ये कैथोड से कैथोड रेस निकली, ये जा रही थी। ये गैस के मॉलिक्यूल्स, ये भी आपने ऑपरेटर्स में जरूर लिखना है, गैस के मॉलिक्यूल्स इसके अंदर मौजूद हैं। गैस के मॉलिक्यूल के साथ जब ये टकराई, मतलब मैं इसके लिए इक्वेशन लिख देता हूं ताकि डायरेक्ट समझ आ जाए। एक्सपेरिमेंट की वर्डिंग आपने खुद लिखनी है, बुक से लिखनी है। मतलब एक डिस्चार्ज ट्यूब ली गई, व्हेन अ हाई वोल्टेज अप्लाइड ऑन द इलेक्ट्रोड्स द कैथोड रेज मूव टूवर्ड द एनोड। ये जो कैथोड रेज हैं इन्होंने क्या किया? एनोड की तरफ मूव करना शुरू किया। व्हेन दीज रेज मूव टूवर्ड एनोड, सम रेज travel in opposite direction and pass from the holes of the cathode. These were actually positive particles. ये positive particles थे. These positive particles are actually protons. मतलब क्या हुआ? गैस के मॉलिक्यूल के अंदर हमने क्या किया? इलेक्ट्रॉन्स को टकराया। इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ये मेरे बेटे कैथोड है, कैथोड रेस। इनको टकराया तो इन्होंने गैस के मॉलिक्यूल को आयोनाइज कर दिया और गैस के मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन निकल आए। एक ये जो उसके अंदर टकराया, एक ये जो इसके अंदर से निकला, इसलिए यहां पे मैंने 2 लिख दिया। ये जो पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं, these positive particles are positive
रेस, ये पॉजिटिव रेस थी। दीज स्टार्ट टू ट्रेवल इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द कैथोड रेज। इन्होंने क्या किया कि ये एक मेरे पास ट्यूब है, ये कैथोड परफोरेटेड था, सुराखदार था, और ये मेरे पास एनोड था। ये मेरे पास जब कैथोड रेज आई, कैथोड रेज पे चार्ज नेगेटिव था, गैस के मॉलिक्यूल के साथ ये टकराई, तो गैस के मॉलिक्यूल के अंदर से पॉजिटिव रेज पैदा हुई, गैस के मॉलिक्यूल से पॉजिटिव रेज पैदा हुई। मैं फिर कह रहा हूं, गैस के मॉलिक्यूल से, गैस के मॉलिक्यूल से पॉजिटिव रेज पैदा हुई। जो कैथोड रेज थी वो कैथोड की सरफेस से पैदा हुई थी, लेकिन आज मैं कह रहा हूं कि जो पॉजिटिव रेज होती हैं वो गैस से पैदा होती हैं। सो दीज ट्रेवल इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू कैथोड रेज एंड पास फ्रॉम द होल्स, और ये सुराखों से गुजर गई। सो एंड स्ट्राइक विद द वॉल ऑफ द ट्यूब, और ये वॉल के साथ टकराई। दिस वॉल वॉज पेंटेड विद जिंक सल्फाइड टू ऑब्टेन द फ्लोरेसेंस, ताकि चमक नजर आए। ये व्हेन दीज पॉजिटिव रेज स्ट्राइक विद द वॉल ऑफ द ग्लास या द स्क्रीन विच वर पेंटेड विद जिंक सल्फाइड, दीज प्रोड्यूस फ्लोरेसेंट। इन्होंने फ्लोरेसेंस पैदा की, इन्होंने ग्लो पैदा की, इन्होंने चमक पैदा की। दीज वर एक्चुअली द पॉजिटिव रेज, ये पॉजिटिव रेज थी, ये पॉजिटिव रेज थी। लिहाजा दीज वर एमिटेड फ्रॉम द गैस मॉलिक्यूल्स। इस तरीके से हमने प्रोटॉन की डिस्कवरी की। आज ये मेरे बेटे इनकी हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। बड़ी सादा सी प्रॉपर्टीज हैं। कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज मैं पिछले लेक्चर में बड़ी तफसील से डिस्कस कर चुका हूं, उसे अच्छे तरीके से सुन लें। लिहाजा इसे मैं शॉर्टली डिस्कस करूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में चार्ज। तो जब इन रेस को, ये पॉजिटिव रेस को, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में दीज रेस, ये जो रेस थी वर डिफ्लेक्टेड, ये डिफ्लेक्ट हो गई। डिफ्लेक्ट होने का मतलब मैं बता चुका हूं पिछले लेक्चर में बड़ी तफसील से कि जब मैग्नेट की मौजूदगी में कोई रेज यूं गुजरते हुए डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, तो असल में ये जो रेज जिनके ऊपर अपना चार्ज होता है, जब इनके ऊपर अपना चार्ज होता है तो ये चार्ज की वजह से इनका अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है, और जब इनका अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है तो जो बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड उससे यहां से गुजरता है, तो ऊपर से उसको क्या कर देता है, मैग्नेटिक फील्ड को कैंसल, नीचे फोर्स डबल, और वो फिर क्या हो जाती है, चीज डिफ्लेक्ट हो जाती है। लिहाजा कोई भी चीज जब यूं नॉर्थ और साउथ पोल के अंदर से गुजरेगी, नॉर्थ और साउथ पोल के अंदर से गुजरेगी, तो वो हमेशा, वो मेरे बेटे हमेशा क्या होगा, ये देखें, वो हमेशा डिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसका मतलब उसके अंदर ऊपर चार्ज है, उसके ऊपर चार्ज है। लिहाजा उसने क्या किया, फिर बाद में इसके ऊपर जब हमने एक्सपेरिमेंट से देखा कि इनके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की बजाय इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके देखा, मतलब मेरे पास एक ट्यूब में से ये जब पॉजिटिव रेज, ये परफोरेटेड कैथोड था, ये मेरे पास ये एनोड था, ये एनोड था, ये कैथोड रेज यूं गई, ये पॉजिटिव रेज यूं गई, ये यहां से यूं गुजरी। हमने यहां पे क्या किया, प्लेट लगा दी इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये पॉजिटिव लगा दी, ये नेगेटिव लगा दी, तो ये रेज नेगेटिव प्लेट की तरफ मुड़ी, नेगेटिव प्लेट की तरफ मुड़ी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जब नेगेटिव प्लेट की तरफ मुड़ी हैं तो मेरे बेटे इसका मतलब दीज हैव पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब पहला पॉइंट क्या साबित हुआ कि दीज रेज हैव द पॉजिटिव चार्ज बिकॉज दीज रेज डिफ्लेक्टेड टूवर्ड द नेगेटिव प्लेट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हुई, मुड़ी, उसकी तरफ अट्रैक्ट हुई, इसलिए इनके ऊपर चार्ज कौन सा था, पॉजिटिव चार्ज था।
इसी तरीके से इनकी दूसरी खूबी मेरे बेटे आपने बतानी है स्ट्रेट लाइन में, इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ कैथोड रेस। मतलब कैथोड रेस अगर इधर को जा रही थी तो इन्होंने उसकी मुखालिफ सिमत में स्ट्रेट लाइन में मूव किया। ये स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं लेकिन उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में। इसके बाद आपने इनकी तीसरी खूबी बतानी है, इनकी E/M वैल्यू डिपेंड करती है अपॉन, ये बड़ी जरूरी बात है, ये बड़ी जरूरी बात है, डिपेंड अपॉन गैस। कौन सी गैस? फिल्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब। हाँ, ये क्यों? क्योंकि असल में ये एनोड था, ये कैथोड था, और जब ये यहां से मैं फर्ज करें मैं आपको इसका वाज़े दिखा देता हूं ताकि ये पक्का पक्का याद हो जाए, शॉर्ट क्वेश्चन भी, कि ये रेस कैथोड से जब निकली, कैथोड रेस गैस के मॉलिक्यूल को आयनाइज किया, पॉजिटिव रेस इधर को हरकत शुरू की। दीज पॉजिटिव रेस वर, ये जो पॉजिटिव रेस थी ये कहां से खारिज हुई थी? वर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम गैस मॉलिक्यूल्स। Actually, these rays were produced when cathode rays strike with the gas molecule, and cathode rays ionize the gas molecule, and gas molecules were converted into the positive ions. Positive ions. These positive ions start to move in opposite direction to the cathode rays. मतलब ये जो पॉजिटिव आयंस पैदा हुए थे गैस मॉलिक्यूल के अंदर, अभी मैं पीछे इक्वेशन लिख के आया हूं कि ये जो गैस मॉलिक्यूल्स के अंदर से पॉजिटिव आयंस पैदा हुए थे, असल में यही पॉजिटिव आयंस क्या थे? पॉजिटिव रेज थे, विच स्टार्ट टू मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द कैथोड रेज। इसीलिए मैं आज अभी इनकी क्या खूबी बता रहा हूं कि ये उस वक्त पॉजिटिव रेज ये क्योंकि गैस से पैदा हुई थी, सो द E/M वैल्यू ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स डिपेंड अपॉन द गैस। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था। जितनी भी मैंने वर्डिंग बोली है इसे आप याद कर लें या अपनी किताबों से याद कर लें। ये एक्सरसाइज का भी इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट F है। ये आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। उसके बाद हमारे पास इनकी अगली खूबी, इनकी हमारे पास चौथी खूबी आपने ये याद रखनी है कि ये प्रोड्यूस फ्लैशेस, ये फ्लैश पैदा करती हैं, धब्बे पैदा करती हैं अपॉन जिंक सल्फाइड। जब ये जिंक सल्फाइड प्लेट के ऊपर टकराती है, अगर ग्लास के साथ टकराती तो ये हमारे पास वो पता ना लगता। तो लिहाजा जब हमने इसके जिंक सल्फाइड के साथ टकराया, मतलब इन्होंने ग्लो पैदा करती हैं मेरे बेटे, ग्लो पैदा करती हैं, चमक पैदा करती हैं, फ्लैश धब्बे पैदा करती हैं, फ्लैश जिंक सल्फाइड के साथ जब ये टकराती हैं। इनकी ये 4 खूबियां आपने याद रखनी है। इसके बाद इनकी एक हम 5वीं खूबी याद करते हैं। ये these are also called canal rays, इन्हें हम कैनाल रेज भी कहते हैं। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का ई पार्ट। आपने इसमें जवाब देना है बिकॉज वहां पे क्या हुआ मेरे बेटे, ये एक ट्यूब थी, डिस्चार्ज ट्यूब, उसके अंदर ये एनोड यूज किया गया था, ये परफोरेटेड कैथोड वाज यूज्ड, perforated cathode was used as in the discovery of the protons. Perforated cathode was used when cathode rays strike with the gas molecules.
gas molecules were converted into positive ions. These positive ions pass from the holes, ये लिखना है, ये जितना भी मैं वर्डिंग बोल रहा हूं, पास फ्रॉम द होल्स ऑफ परफोरेटेड कैथोड, ये परफोरेटेड कैथोड के सुराखों से गुजरे, एंड दीज सीम्स लाइक कैनाल्स, और ये ऐसे लग रहा था जैसे यूं फर्ज करें ये मेरे पास इतना बड़ा ये सुराख है और आप इस सुराख में से रोशनी गुजर रही है, ये रोशनी गुजर रही है, ये रोशनी गुजर रही है, ये रोशनी गुजर रही है. सो दीज वर नेम्ड एज केनाल रेज, ऐसे जैसे कोई नहरें बह रही हों, रोशनी की कोई नहरें बह रही हों. सो दीज वर नेम्ड एज केनाल रेज बिकॉज दीज वर पास फ्रॉम द परफोरेटेड कैथोड. सो दीज सीम्स लाइक केनाल्स, इसलिए ये केनाल रेज भी कहलाती हैं. ये इनकी आपने खूबी याद रखनी है. उसके बाद मेरे बेटे इनके बारे में आपने एक छठी खूबी ये याद रखनी है, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है कि इफ अ हाइड्रोजन गैस इज यूज्ड, ये हाइड्रोजन है, उसके अंदर न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन प्लस एक इलेक्ट्रॉन होता है. तो अगर ट्यूब के अंदर यहां पे, अगर ट्यूब के अंदर मेरे बेटे, अगर ट्यूब के अंदर यहां पे गैस हाइड्रोजन गैस है, गैस हाइड्रोजन गैस है, तो हाइड्रोजन गैस में से इलेक्ट्रॉन जब खारिज हो गए तो अंदर तो सिर्फ प्रोटॉन रह गए ना, इसलिए दीज वर नेम्ड बाय प्रोटॉन्स. इसलिए इनका अगला नाम हमने फिर क्या नाम रखना है, दीज वर नेम्ड एज प्रोटॉन बाय रदरफोर्ड. डिस्कवरी गोल्डस्टेन ने की थी, इनका नाम रदरफोर्ड ने रखा था. इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे जे थॉमसन ने की थी, सर विलियम क्रूक ने ट्यूब बनाई थी और जे जे थॉमसन ने डिस्कवरी की थी. और हाँ, बाद में उनका नाम स्टोनी ने रखा था, लेकिन इनकी डिस्कवरी किसने की भला, गोल्डस्टेन ने. लेकिन इनका नाम किसने रखा, रदरफोर्ड ने. ये इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनका नाम रदरफोर्ड ने रखा था. अच्छा मेरे बेटे एक बात और याद रखनी है, इनका मैस ऑफ प्रोटॉन्स जो था वॉस 1836 टाइम्स मोर देन इलेक्ट्रॉन्स की निस्बत इनका मैस मेरे बेटे कितना ज़्यादा है, 1836 गुना ज़्यादा है. ये इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है, ये आपने याद रखना है, ये आपने याद रखना है. एक पॉइंट और छोटा सा करना है हमने, एक पॉइंट मेरे बेटे और करना है, एक पॉइंट मेरे बेटे और करना है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि योर एम वैल्यू वेरीज, मैंने बताया पहले, अकॉर्डिंग टू गैस इन डिस्चार्ज ट्यूब. डिस्चार्ज आपने पूरा लिखना है. सो इसी वजह से अब ये देखें, अब E ओवर M, ये फर्ज करें इसकी कोई वैल्यू है, ये मैथ जितना ज्यादा होगा, इनवर्स है ना, उतनी E ओवर M वैल्यू का जवाब कम आएगा. चार्ज तो सेम रहेगा ना, तो जिस गैस का मैस सबसे थोड़ा होगा उसकी E ओवर M वैल्यू सबसे क्या होगी, मैक्सिमम होगी. लिहाजा ये जितना मैस कम उसकी E ओवर वैल्यू मैक्सिमम. पॉइंट ये है जो अभी बताया मैंने, पॉइंट ये है कि जो अगर हमारे पास हाइड्रोजन गैस है,
मतलब हाइड्रोजन गैस का मैस सबसे कम है। तो हाइड्रोजन गैस का मैस तो सारी गैसेस में से सबसे कम मैस किसका है? हाइड्रोजन गैस का। इसलिए हैव मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई ओवर एम रेशियो। इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा किसके लिए है? हाइड्रोजन गैस के लिए। क्यों? उसका मैस सबसे कम है। तो नीचे वाली वैल्यू जितनी छोटी, जवाब उतना बड़ा आएगा। लिहाजा एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन मेरे बेटे और करना है। वो शॉर्ट क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट जी, और वो यही है जो अभी अभी मैंने बताया, इससे रिलेटेड है। अब वो कैसे? ये कहता है कि ई ओवर एम वैल्यू ऑफ पॉजिटिव रेस 1836 गुना लेस है देन कैथोड रेस। वो कैसे? बड़ी सिंपल सी बात, बड़ी सिंपल सी बात। वो कैसे? ये देखें, ई ओवर एम वैल्यू अभी अभी बता के आया हूं, यही पॉइंट बता के आया हूं कि डिपेंड अपॉन मैस ऑफ गैस। लिहाजा ये उसने हाइड्रोजन के लिए सवाल किया है। ये वाला सवाल किसके लिए है? हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन गैस के लिए। हाइड्रोजन हैव ओनली वन प्रोटॉन एंड वन इलेक्ट्रॉन। सो हाइड्रोजन में से जब इलेक्ट्रॉन निकल गए तो इसका मतलब, मैं बता रहा हूं फिर, मेरी बात को तवज्जो से सुन लें, मैं दोबारा से बात को दोहरा रहा हूं। वन प्रोटॉन प्लस वन इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन निकल गया तो बाकी तो बचा प्रोटॉन। और प्रोटॉन ऑफ हाइड्रोजन जो है, प्रोटॉन का जो मैस है, मैस ऑफ प्रोटॉन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हो या कोई भी हो, ये मेरे पास जो मैस है किसका? मेरे बेटे किसी भी प्रोटॉन का मैस, वो हमेशा, मैंने थोड़ी देर पहले बताया, 1836 गुना टाइम्स मोर ज्यादा है। किससे? देन इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन से। जितना मैस ज्यादा, जितना मैस ज्यादा मेरे बेटे, जितना मैस मोर ज्यादा। तो जरा गौर से देखें भला, ये देखें ई ओवर एम वैल्यू, जो जितना मैस ज्यादा होगा उतनी ई ओवर एम की जो वैल्यू होगी वो उतनी थोड़ी होगी, छोटी होगी। ये मैस जितना ज्यादा होगा, बिकॉज द वैल्यू ऑफ ई ओवर एम एंड मैस आर डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो एज द प्रोटॉन इज 1836 टाइम्स मोर हैवियर देन इलेक्ट्रॉन, सो इट हैव द ई ओवर एम वैल्यू, ई ओवर एम वैल्यू 1836 टाइम्स लेस। इसीलिए इसकी 1836 गुना उसकी वैल्यू कम है, कम है, कम है। कम क्यों है? क्योंकि इसका मैस 1836 गुना ज्यादा है, और मैस तो इनवर्स है ई ओवर एम वैल्यू के। मैस तो इनवर्स है ई ओवर एम वैल्यू के। फर्ज करें वैल्यू, लेकिन ये तो गैस के मैस के ऊपर डिपेंड करती है ना, कि गैस का मैस कितना होगा, उसके हिसाब से कोई ना कोई वैल्यू निकलेगी। जैसे इलेक्ट्रॉन की मैंने आपको बताई थी, ई ओवर एम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई ओवर एम वैल्यू। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं आपकी आसानी की खातिर, वैसे ये टॉपिक नहीं है यहाँ पर, इंटू 10 के पावर 11 कूलम पर केजी। ये इतनी वैल्यू है किसके लिए? इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो अब मैस ज़्यादा है किसका? ऑफ प्रोटॉन। कितना? 1836 गुना। इतना ज़्यादा है तो उसका ये वाला आंसर उतना क्या आएगा? थोड़ा आएगा।
लिहाजा प्रोटॉन की E/m वैल्यू थोड़ी होती है 1836 गुना। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन का मैस जो है वो 1836 गुना ज्यादा होता है। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट एक शॉर्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज का, इसे आपने साथ याद करना है। आपको याद रहे कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का जो हमने पिछला टॉपिक पढ़ा था उसमें और इसमें क्वेश्चन नंबर 4 मुकम्मल हो गया है, कंप्लीट हो गया है। ए से लेकर जी तक ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे तरीके से याद करने हैं। ये बोर्ड का सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस का ये हिस्सा है। यहाँ से पक्का एक आध शॉर्ट क्वेश्चन आ जाया करता है। और इसके अलावा बाकी सारे प्रॉपर्टीज में से जो शॉर्ट क्वेश्चन हमने बनाए थे वो, और जो एमसीक्यूज वगैरह मैंने आपको बताए, वो सारे आपने याद करने हैं। आज एक छोटा सा टॉपिक हमने और करना है आज, वो है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। जी, हमने आज करना है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। लेकिन उससे पहले कि मैं न्यूट्रॉन की डिस्कवरी स्टार्ट करूं, मैं प्रोटॉन की डिस्कवरी का एक हल्का सा आपको टच देता हूं। हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा। ये देखें, ये मेरे पास परफोरेटेड कैथोड लगा हुआ है, ये एनोड लगा हुआ है, ये गैस के मालिक्यूल हैं। फर्ज करें ये हाइड्रोजन गैस है, ये हाइड्रोजन गैस है, ये गैस के मालिक्यूल हैं। नेगेटिव चार्ज कैथोड पे है, परफोरेटेड कैथोड पे। ये उससे कैथोड रेज निकली। कैथोड रेज जब मालिक्यूल के साथ टकराई, तो जब ये मालिक्यूल के साथ टकराई तो मालिक्यूल के साथ टकराने के बाद मालिक्यूल के ऊपर चार्ज आ रहा था और वो ऑपोजिट मुखालिफ सिमत में आना शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि मालिक्यूल के अपने इलेक्ट्रॉन भी निकल गए और वो पॉजिटिव रेज बन गई, और वो पॉजिटिव रेज ने पीछे को आना शुरू कर दिया और होल से गुजर गए। और ये हमने इनका नाम क्या रख दिया? किनार रेज रख दिया। ये असल में जो पॉजिटिव रेज हैं, ये असल में प्रोटॉन्स हैं। कि कैथोड रेज को हमने गैस के मॉलिक्यूल से टकरा के, गैस के मॉलिक्यूल से, गैस के मॉलिक्यूल से, गैस के मॉलिक्यूल से हमने क्या हासिल किया? प्रोटॉन्स को हासिल किया। आज ये मेरे बेटे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन पढ़ते हैं। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। जो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी है, ये मेरे बेटे, ये सामने आपके एक बंदा आ गया है, इसको देखें। ये जनाब चैडविक साहब हैं। चैडविक हैं इन 1932 Chadwick discovered the neutrons and he was given the Nobel Prize. इस बंदे को the Chadwick was given by the appreciated by the Nobel Prize. उसको नोबल प्राइज मिला इन 1935। 1935 में फिजिक्स में उसे नोबेल प्राइज मिला डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की वजह से। ये उसका बड़ा कारनामा था। असल में हुआ क्या, मैं थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं आपको। ये जो हिस्ट्री है मेरे बेटे, वो बड़ी कमाल ये है कि करीबन अप टू 1895 तक, 1895 तक एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, बस इनके बारे में पता था। इनकी डिस्कवरीज हो चुकी थी, मतलब इन्हीं के बारे में इल्म था। 1895 तक कोई ऐसी बात नहीं थी जैसे न्यूट्रॉन की। इनकी डिस्कवरी थी और इनके बारे में मुकम्मल तहकीक हो चुकी थी। उसके बाद क्या हुआ कि मैथ्स की वजह से 1920 में रदरफोर्ड ने क्या किया? न्यूक्लियस दरियाफ्त किया। जब उसने न्यूक्लियस दरियाफ्त किया, रदरफोर्ड का मॉडल आप लोगों ने पढ़ा हुआ है मैट्रिक लेवल पे, ये हम भी पढ़ेंगे इसके बाद इंशाल्लाह, एक दो टॉपिक्स के बाद। कि रदरफोर्ड ने 1920 में क्या किया? उसने न्यूक्लियस दरियाफ्त किया। जब उसने न्यूक्लियस दरियाफ्त किया तो उसके बाद ये एक काम ऐसा हुआ कि फर्ज करें, मैं एक सादा सी मिसाल देता हूँ। न्यूक्लियस दरियाफ्त करने के बाद और प्रोटॉन डिस्कवर करने के बाद, फर्ज करें मेरे पास ये एक, सिर्फ अगर प्रोटॉन होता न्यूक्लियस के अंदर, सिर्फ प्रोटॉन होता, तो एक साइड पे अगर मैं रखूं हीलियम, तो एक साइड पे इसके अंदर एक दो प्रोटॉन है, तो एक हाइड्रोजन में तो एक प्रोटॉन है और एक और हाइड्रोजन उसमें भी एक प्रोटॉन है, तो इसको बराबर हो जाना चाहिए था। लेकिन दर हकीकत
ये बराबर नहीं था, ये यहाँ था। ये कोई तराजू नहीं था। मतलब आपको समझाना चाह रहा हूँ कि होना बराबर चाहिए, लेकिन ये बराबर नहीं। ये असल में जब हमने मैसेज को मेजर किया तो चार हाइड्रोजन का मैथ जाके बराबर हुआ। इसका मतलब इसमें प्रोटॉन तो दो है, तो इसका मतलब इसके न्यूक्लियस के अंदर कोई और शय मौजूद है। मतलब दो प्रोटॉन्स हैं प्लस दो कोई चीज मौजूद है। अब इसके बारे में नहीं पता ये कौन है। मैथ चार क्यों हो रहा है? हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन है, चार हाइड्रोजन हो, तो इसका मतलब तब जाके इसके बराबर हुआ है। ये चार के बराबर कैसे हो गया है? ये चार हाइड्रोजन का मतलब क्या है? इनके अंदर कोई चीज थी, ये हीलियम के अंदर, जो हमें पता होनी चाहिए कि दो प्रोटॉन के साथ आखिर दो कौन सी चीजें हैं जो जिनका मैस बिल्कुल प्रोटॉन के बराबर है, और वो हाइड्रोजन के इसीलिए चारों के बराबर हो गए। लिहाजा कोई ऐसी चीज है ना, तो जो बिल्कुल उसका मैस भी दो प्रोटॉन के बराबर होगा। जो दो चीजें हैं वो कौन है? वो मेरे बेटे 1932 में डिस्कवरी हुई। किसकी डिस्कवरी हुई? वो मेरे बेटे 1932 में न्यूट्रॉन डिस्कवर किया चैडविक ने। उसने क्या किया? उसने कहा कि जनाब ये एक हम एक्सपेरिमेंट करते हैं कि आपने एक अल्फा सोर्स लेना है, पोलोनियम। ये लें, अल्फा सोर्स ले लिया पोलोनियम। ये मेरे बेटे पोलोनियम इज, ये एक ब्लॉक लिया, लेड ब्लॉक ले लें, लेड ब्लॉक ले लें बहुत बड़ा, इसके अंदर, ताकि शुआएं बाहर ना निकलें, इस लेड ब्लॉक के अंदर हमने यहां पे क्या किया, इसको रख दिया पोलोनियम के सोर्स को। जब इसने खुद ऑटोमेटिकली शुआएं, क्योंकि रेडियो एक्टिव है ना, रेडियो एक्टिव मीन ऑटोमेटिकली शुआएं खारिज करता है। इसके अंदर से अल्फा पार्टिकल्स निकले, ये ब्रिलियम के अंदर टकराए। ये किसके अंदर टकराए? ब्रिलियम के अंदर। और फिर वो जब ब्रिलियम से निकले, और ये अल्फा पार्टिकल्स जब यूं गए, इसको अभी ना सोचिए, मैं बाद में बताता हूं। ये अल्फा पार्टिकल्स गए, इनको हमने डिटेक्ट किया, डिटेक्टर के अंदर जाके एम्पलीफाई करके देखा तो ये न्यूट्रल थे। इसका मतलब यहां पे हमने न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी पढ़ी। हाँ, एक प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे। क्या प्रॉपर्टी पढ़ेंगे? कि यही अल्फा पार्टिकल्स अगर पैराफिन के अंदर से गुजारे जाएं, पानी के अंदर से गुजारे जाएं, पेपर के अंदर से गुजारे जाएं, सेलुलोज के अंदर से गुजारे जाएं, तो ये उस पैराफिन के अंदर से प्रोटॉन खारिज करते हैं, पैराफिन के अंदर, पानी के अंदर से। मतलब इनके अंदर ताकत है। लेकिन ये अभी हमने सिर्फ क्या पढ़ा कि जब हमने क्या किया, ये देखें मेरे बेटे, इसको जरा गौर से देखें। ये दोबारा से देखते हैं कि पोलोनियम सोर्स लेके अल्फा पार्टिकल्स निकाले, तो ये अल्फा पार्टिकल्स जब बेरिलियम के टारगेट्स का टकराए तो उसके अंदर से ये हमने कुछ पार्टिकल्स निकाले। ये पार्टिकल्स को जब हमने जेजर काउंटर, एक मेरा बेटा फिजिक्स में, आप सेकंड ईयर की फिजिक्स में पढ़ेंगे, एक डिवाइस है जिससे हमने इनके चार्ज मालूम किए, इनकी प्रॉपर्टीज मालूम की, तो पता लगा कि ये न्यूट्रल पार्टिकल्स थे। सो दीज वर एक्चुअली न्यूट्रॉन्स, और ये न्यूट्रॉन्स थे। बाद में कई एक्सपेरिमेंट से इस चीज़ को साबित किया गया। तो ये न्यूट्रॉन की हमने डिस्कवरी पढ़ ली मेरे बेटे। सबसे पहले उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बतानी है आपने। हिस्ट्री के बाद आपने एक्सपेरिमेंट बताना है। एक्सपेरिमेंट के अंदर फिर आपने क्या करना है मेरे बेटे, इसका आपने इक्वेशन लिखनी है। इक्वेशन लिखनी है। इक्वेशन ये लिखनी है कि फर्ज करें मेरे बेटे कि अगर हमने हीलियम, क्योंकि अल्फा पार्टिकल अल्फा पार्टिकल क्योंकि अल्फा पार्टिकल का मैस भी तो मेरे बेटे उतना ही होता है ना जितना हीलियम का मैस होता है। वो अल्फा पार्टिकल्स को जब ब्रिलियम के अंदर टकराया तो वो क्या हुआ, ये लें, मैं अभी आपको दिखाता हूं। ये लें, मेरे पास हीलियम के पार्टिकल्स हैं। हीलियम के पार्टिकल्स हैं ये,
इनका मास 4 होता है, इनका एटॉमिक नंबर 2 होता है, मतलब 2 प्रोटॉन है और टोटल प्रोटॉन जमा न्यूट्रॉन 4 है। जब इनको बेरिलियम के अंदर टकराया तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर तो 4 होता है और इसका मास 9 होता है। तो इसके अंदर से कुछ शुआएं निकली, उनको जब हमने चेक किया तो वो असल में न्यूट्रल पार्टिकल थे और उनका मास 1 ही था, करीब करीब 1 ही था, और उनके ऊपर कोई मास का इसका चार्ज नहीं था, जीरो, कोई चार्ज नहीं था। ये असल में कौन है? ये मेरे बेटे न्यूट्रॉन्स हैं। और ये कौन है? ये अल्फा पार्टिकल्स हैं। दीज अल्फा पार्टिकल्स वर emitted फ्रॉम द पोलोनियम, पोलोनियम, पोलोनियम में से ये निकले हैं। लिहाजा इसके बाद आपने एक बात याद रखनी है कि भाई साहब ये 9 और 4 तो 13 होता है, तो ये एक मैस वाला तो पार्टिकल निकला है, तो बाकी 12 मैस वाला असल में फिर कौन है? वो कन्वर्ट हो गया, बाकी जो मैस था वो कन्वर्ट हो गया किस में? कार्बन में, क्योंकि कार्बन का मैस कितना होता है? 12। अगर आप एटॉमिक नंबर चेक करना चाहें 4 और 2 6, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर मेरे बेटे कितना होता है? 6 ही तो होता है। इस तरीके से न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो गई और वो जो चीज थी बाकी कन्वर्ट हो गई किस में? कार्बन में। लिहाजा बेरिलियम is converted into carbon by emitting the some particles. These particles were named as neutrons because these were the neutral particles. And alpha particle when strike the beryllium, this beryllium was converted into carbon by emitting some neutral particles. These were न्यूट्रॉन। सो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन हमारी मुकम्मल हुई। आज ये इनकी हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। तो मेरे बेटे अभी प्रॉपर्टीज जो पढ़नी है हमने, आज ये सबसे पहली प्रॉपर्टी जो आपने याद रखनी है, इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, कि जब न्यूट्रॉन को तोड़ा जाता है, पहली प्रॉपर्टी है डिके ऑफ न्यूट्रॉन। तो इसके अंदर से न्यूट्रॉन को तोड़ने से भी ओए होए 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 एक प्रोटॉन निकलता है, एक प्रोटॉन निकलता है, एक इलेक्ट्रॉन निकलता है। जितना प्रोटॉन पे चार्ज उतना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, जितना इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए तो न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। लेकिन हाँ, एक हल्की सी चीज छोटी सी निकली है जो इन दोनों के दरमियान में जुड़ी हुई है, दैट इज न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो, नो चार्ज नो मैस। ये देखें, मैं इक्वेशन लिख रहा हूं। न्यूट्रॉन को टकराया, तोड़ा, डिके ऑफ न्यूट्रॉन, तो इससे एक प्रोटॉन निकला, 1 चार्ज प्लस 1 मैस, इसका प्लस 1 चार्ज 1 मैस, और एक इलेक्ट्रॉन निकला और कोई मैस नहीं होता, ना होने के बराबर, -1 चार्ज होता है, और इसके अंदर से एक न्यूट्रिनो निकला, न्यूट्रिनो, नो चार्ज नो मैस। जैसे बल्ब की शुआएं हमारे पास जो आ रही होती हैं, ये जो बल्ब से शुआएं निकल के ये क्या होती हैं? फोटोन, नो चार्ज नो मैस, नो चार्ज नो मैस। लिहाजा ये सबसे पहली प्रॉपर्टी कि डिके ऑफ न्यूट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, एक प्रोटॉन निकलता है और एक न्यूट्रिनो निकलता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रिनो, ये 3 चीजें निकलती हैं। और इसका मतलब दे कैन नॉट आयोनाइज द गैस। इनकी दूसरी खूबी ये है, ये गैस में से आयोनाइज, क्योंकि न्यूट्रल पार्टिकल है ना बेटा, चार्ज नहीं है ना, तो कैन नॉट आयोनाइज द गैस। इसकी आयोनाइजेशन, दूसरी खूबी क्या हुई? आयोनाइजेशन, कैन नॉट आयोनाइज गैस। इनकी तीसरी खूबी ये है, हाईली पेनेट्रेटिंग। जिस चीज की आयोनाइजिंग पावर नहीं ना होती उसकी हमेशा पेनेट्रेटिंग पावर ज्यादा होती है। ये पक्का पक्का उसूल याद रखने सारी जिंदगी के लिए। जिस चीज की पेनेट्रेटिंग पावर होती है ना, जितनी ज्यादा उसकी आयोनाइजिंग पावर नहीं होती। ये दोनों हमेशा ऑपोजिट हैं, पक्का पक्का याद कर लें। हाईली पेनेट्रेशन पावर। ये देखें ना, एक चीज है, फर्ज करें ये मेरे पास एक चीज है, ये ले, ये एक चीज है, इसके अंदर से एक चीज को टकराएं, फर्ज करें न्यूट्रॉन है, तो जो अंदर धन से जाएगा तो वो इस चीज को आयोनाइज कब करेगा? कर ही नहीं सकता।
अब एक चीज है वो चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन्स कैथोड रेज हैं, तो वो इस मॉलिक्यूल्स को आयोनाइज करना शुरू हो गए। जब उसको आयोनाइज करना शुरू हो गया, मॉलिक्यूल्स को पॉजिटिव आयन बनाना शुरू हो गए, तो वो तो अपनी एनर्जी सारी जाया कर बैठेंगे, तो वो आगे कब जाएंगे? आगे नहीं जा सकते। लिहाजा जो आयोनाइज करना जानता हो वो आगे गुजरना नहीं जानता, और जो आयोनाइज करना नहीं जानता वो ताकत आगे लेके चला जाएगा, वो गुजरना जानता है। लिहाजा न्यूट्रॉन्स कैन नॉट आयोनाइज, न्यूट्रल पार्टिकल हैं, ये गैस को आयोनाइज नहीं कर सकते, लेकिन इनकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ज्यादा होती है। इसके बाद इनकी चौथी खूबी जो आपने याद रखनी है कि ये दे कैन, जो न्यूट्रॉन्स हैं, कैन नोक आउट प्रोटॉन्स। ये मेरे बेटे मैं दिखा चुका हूं थोड़ी देर पहले, प्रोटॉन्स, ये प्रोटॉन्स नॉक आउट कर सकते हैं। ये देखें, ये मेरे पास फर्ज करें ये पोलोनियम सोर्स अल्फा पार्टिकल निकले, ये ब्रिलियम से ये टकराए और इसके अंदर से न्यूट्रॉन निकले। ये जो न्यूट्रॉन है, ये जो न्यूट्रॉन है, ये जब पैराफिन के अंदर टकराए तो इस पैराफिन के अंदर से क्या निकले? प्रोटॉन्स। ये देखें, ये इसके अंदर भी मैंने कहा था कि जब ये ब्रिलियम के अंदर से न्यूट्रॉन्स निकले, ये जब टकराए इस पैराफिन के अंदर, ये पैराफिन वैक्स के अंदर, तो उसके अंदर से प्रोटॉन निकले। लिहाजा मैं सादा जुबान में बताता हूं कि होता क्या है कि ये इनकी खूबी है क्योंकि न्यूट्रॉन्स क्या कर सकते हैं? प्रोटॉन्स निकाल सकते हैं। किस में से? फ्रॉम फ्रॉम पैराफिन, फ्रॉम पेपर, फ्रॉम वाटर, सेलुलोज एक्सेट्रा। ये आप 2 से 4 चीजें लिख दें। फ्रॉम पेपर, पैराफिन, पैराफिन में डबल एन आएगा, पैराफिन, वाटर, सेलुलोज। इनसे ये क्या कर सकते हैं? प्रोटॉन्स निकाल सकते हैं, इजेक्ट द प्रोटॉन्स। ये प्रोटॉन्स निकाल सकते हैं, इजेक्ट या नॉक आउट एक ही बात है। लिहाजा इनकी एक और खूबी, 5वीं खूबी आपने याद रखनी है कि अगर इनकी 2 किस्म की एनर्जी होती है, अगर ये एक होते हैं स्लो न्यूट्रॉन्स और एक होते हैं फास्ट न्यूट्रॉन्स, if the neutrons have, if the neutrons have 1 electron volt, 1 electron volt, फिर सुने 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये यूनिट है एनर्जी का। ये अगर इनकी एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो दीज आर स्लो न्यूट्रॉन, और अगर इनकी एनर्जी 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा 10 की पावर 6 बहुत ज्यादा एनर्जी हो तो इन्हें फास्ट न्यूट्रॉन कहते हैं। इफ दीज हैव द 1.2 mega electron volt energy, so these are known as fast neutron. And if these have the 1 electron volt energy, so these are slow neutrons. And slow neutrons are more effective क्योंकि इन्हें कंट्रोल करना आसान होता है। लिहाजा ये रिएक्शंस वगैरह के लिए ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, और ये इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, इनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ये हमारे किसी काम के नहीं हैं, लेस इफेक्टिव हैं इनके लिए बहुत, बल्कि कंट्रोल करना ही मुश्किल होता है। और इसके बाद आज ये एक और खूबी पढ़ते हैं, वो हमारे पास 5वीं खूबी है। ये 5वीं खूबी है, ये हमारे पास छठी, ये 5वीं थी, छठी, लेकिन वो आपने इस फास्ट न्यूट्रॉन के अंदर लिखना है। ये फास्ट न्यूट्रॉन की खूबी है, मतलब जब शॉर्ट क्वेश्चन आए ना स्लो न्यूट्रॉन और फास्ट न्यूट्रॉन में फर्क, वैसे तो हम न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं ना, तो आज छठी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। अब छठी प्रॉपर्टी जो मैं लिख रहा हूं ये असल में किसका पॉइंट है? फास्ट न्यूट्रॉन्स का। मतलब फास्ट न्यूट्रॉन ये तो ओवरऑल एक पॉइंट हो गया ना, स्लो न्यूट्रॉन, फास्ट न्यूट्रॉन। इफ दीज हैव द एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दीज आर नोन एज स्लो न्यूट्रॉन्स। इफ दीज हैव द एनर्जी 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दीज आर फास्ट न्यूट्रॉन्स। एंड स्लो न्यूट्रॉन्स आर मोर इफेक्टिव, स्लो न्यूट्रॉन्स ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। अब अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है डिफरेंस बिटवीन स्लो न्यूट्रॉन एंड फास्ट न्यूट्रॉन, तो इसका एक एक पॉइंट आप और लिख सकते हैं। वो पॉइंट आपने क्या लिखना है अभी मैं बता रहा हूं, ये फास्ट न्यूट्रॉन के लिए,
और ये अगली खूबी भी हो गई, छठी खूबी भी हो गई, और ये पॉइंट भी हो गया फास्ट न्यूट्रॉन के लिए कि जब ये when these neutrons strike with नाइट्रोजन, जब ये नाइट्रोजन के साथ टकराते हैं, नाइट्रोजन का मैच 14 होता है, एटॉमिक नंबर 7 होता है, ये याद करवाए हुए हैं। आपको याद है वो मैं पीरियोडिक टेबल की लाइन याद करवाई थी, ये भाई से नो फ्रेंडशिप, इसका एटॉमिक नंबर 4 5, ये सॉरी, ये हमारे पास इसका एटॉमिक नंबर 5 6 7 8 9, और ये तीसरी लाइन, ये चौथी, ये पांचवा ग्रुप, ये छठा ग्रुप, ये सातवां ग्रुप, ये आपको याद करवाया हुआ है। लिहाजा नाइट्रोजन के अंदर जब न्यूट्रॉन टकराते हैं, लिहाजा दे कैन इजेक्ट द अल्फा पार्टिकल्स, लिहाजा ये उसको बोरॉन में कन्वर्ट कर देंगे और अंदर से क्या निकलेंगे, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल का मैस कितना होता है, 4, 11 और 4 कितना होता है, 15, तो ये 14 और 1 कितना होता है, 15, मैस बराबर है। लिहाजा जब अल्फा पार्टिकल निकले तो बाकी ऑब्वियसली 11 मैस रह गया था, तो हमें पता लग गया वो कौन होगा, वो बोरॉन होगा। अगर आप एटॉमिक नंबर चेक करना चाहते हैं तो चेक करें जरा, बोरॉन का होता है 5, अभी भी बता के आया हूं, ये देखें 5, नाइट्रोजन का 7, और ये देखें, और हीलियम का मेरे बेटे कितना होता है, एटॉमिक नंबर 2, 5 और 2 कितना हो गया, 7। लिहाजा ये हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ ली। क्या प्रॉपर्टी पढ़ी कि व्हेन न्यूट्रॉन्स कोलाइड विद द नाइट्रोजन दे कैन कैरी द फिशन रिएक्शंस, ये फिशन रिएक्शंस कैरी कर सकते हैं बिकॉज दीज इजेक्ट, ये इजेक्ट करते हैं अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल में ये हमारे किसी बहुत ज़्यादा काम के हैं, बहुत काम के हैं, बहुत काम से हैं। लिहाजा ये छठी खूबी क्या थी, ये छठी खूबी जो हमने पढ़ी है, ये मेरे बेटे कि दे हेल्प इन द न्यूक्लियर रिएक्शंस, न्यूक्लियर रिएक्शंस में हेल्पफुल होते हैं। इसके बाद मेरे बेटे एक और खूबी जो अभी हम खूबी पढ़ने लगे हैं, ये आप स्लो न्यूट्रॉन के अंदर लिख सकते हैं। ये मैं आपको ना ये दिखाना चाहता हूं कि ये उल्टा एक रिएक्शन दिखाना चाहता हूं, उल्टा उल्टा। ये देखें, ये मेरे पास ये जो अभी अभी रिएक्शन पढ़ा है ना हमने, ये मेरे बेटे अभी गौर करें, ये वही रिएक्शन है आपके लिए। अभी अभी हमने क्या पढ़ा है कि न्यूट्रॉन को जब न्यूट्रॉन को नाइट्रोजन गैस के साथ टकराया जाता है तो उसके अंदर से बोरॉन और अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं। ये उल्टा रिएक्शन है कि पोलोनियम से अल्फा पार्टिकल निकाले, उनको बोरॉन के साथ टकराया, और जब बोरॉन के साथ टकराया तो उसके अंदर से कौन निकले हैं, न्यूट्रॉन प्लस नाइट्रोजन गैस हासिल हुई है। ये मतलब इस तरह भी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की जा सकती है, लेकिन हमने चैडविक की डिस्कवरी पढ़ी है, आपने वही याद रखनी है। लेकिन ये आपको मैंने उल्टा रिएक्शन याद करवाया है, दिखाया है, तो इस तरह भी आपने ये प्रॉपर्टी को याद रखना है। अगली खूबी जो मेरे बेटे हमने 7वीं खूबी पढ़नी है, ये हमारे पास स्लो न्यूट्रॉन्स की खूबी है। लेकिन खूबी क्या है, हम 7वीं खूबी पढ़ने लगे ना, तो 7वीं खूबी आपने ये याद रखनी है कि दे कैन emit न्यूट्रॉन्स कैन एमिट, ये खारिज कर सकते हैं। क्या खारिज कर सकते हैं मेरे बेटे, ये गैमा रेडिएशंस भी, इकट्ठा लिख देता हूं, एंड बीटा रेडिएशंस भी। ये हमारी खूबी हो गई। वो लफ्ज मैंने क्यों लिखा है स्लो न्यूट्रॉन वाला भला, वो मेरे बेटे इसलिए लिखा है क्योंकि ये स्लो न्यूट्रॉन की खूबी है, ये स्लो न्यूट्रॉन की खूबी है। लिहाजा जब शॉर्ट क्वेश्चन आए फास्ट न्यूट्रॉन और स्लो न्यूट्रॉन में फ़र्क, तो उस वक्त आप इधर इसका पॉइंट लिख सकते हैं
ये फास्ट न्यूट्रॉन में अभी अभी जो हमने पीछे पढ़ा था ये वाला नाइट्रोजन वाला आप ये ले सकते हैं, और इस स्लो न्यूट्रॉन के अंदर एक पॉइंट और ले सकते हैं जो अभी हम पढ़ रहे हैं। और वैसे भी हमने न्यूट्रॉन लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर याद पढ़ा है। न्यूट्रॉन की हमने टोटल अभी तक कितनी खूबियाँ पढ़ ली हैं ये मेरे बेटे, ये हमारे पास पांचवी खूबी थी स्लो न्यूट्रॉन एंड फास्ट न्यूट्रॉन। उसके बाद छठी खूबी थी, छठी खूबी ये थी कि दीज प्रोड्यूस द अल्फा पार्टिकल्स, ये अल्फा पार्टिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, अल्फा पार्टिकल्स प्रोड्यूस करते हैं। और अभी हमने सातवीं खूबी पढ़ रहे हैं, और सातवीं खूबी क्या पढ़ रहे हैं कि दे कैन अमिट, दे कैन प्रोड्यूस द गैमा रेडिएशंस एंड बीटा रेडिएशंस। लिहाजा अल्फा भी, बीटा भी, गैमा भी, सारी रेडिएशन हम न्यूट्रॉन की मदद से हासिल कर सकते हैं। आज ये चेक करते हैं कैसे हासिल कर सकते हैं। कॉपर ले लें, कॉपर 65 एटॉमिक नंबर, उसका होता है 29 और मैस 65। इसके अंदर न्यूट्रॉन को टकराएं, और जब न्यूट्रॉन को टकराएंगे तो इसके अंदर से कॉपर रेडियो एक्टिव बन जाएगा, 66 हो जाएगा। मैस इसका 1 में फर्क आ गया, 66 हो गया, और 29 था तो नीचे 29 ही रहेगा। लेकिन इस दौरान अंदर से मेरे बेटे एच म्यू, मतलब बहुत फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशंस निकली हैं। वो कौन सी हैं? कोई चार्ज नहीं है उनके ऊपर, गैमा रेडिएशंस, गैमा रेडिएशंस। लिहाजा ये हमने पढ़ा क्या कि जब कॉपर 65 के अंदर न्यूट्रॉन्स को टकराया जाता है तो वो उसके अंदर से गैमा रेडिएशंस हासिल होती हैं। अभी ये जो कॉपर 66 है, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप है उसी कॉपर का, वो 65 था, ये 66, ये फौरी शुआएं खारिज करेगा, ये नहीं रह सकता, ये रह नहीं सकता। तो दिस कॉपर, अगला पॉइंट ये हम पढ़े बीटा रेडिएशंस, बीटा रेडिएशंस खारिज करना। ये देखना, लिखना, ये वैसे आपको बताया पॉइंट, लेकिन लिखना उसी के साथ ही है, उस इक्वेशन के साथ ही है। क्यों? क्योंकि वो रह नहीं सकता, इस इक्वेशन के नीचे लिखना है आपने फौरी। क्या मतलब कि कॉपर 66 29 खुद जिंक में कन्वर्ट हो जाएगा। ओहो, ये क्या हो गया? अभी बताता हूं कि मैस वही है, एटॉमिक नंबर कैसे बढ़ गया, 29 से 30 कैसे हो गया, और अंदर से इसके इलेक्ट्रॉन खारिज हो गया। इलेक्ट्रॉन मीन बीटा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल। मेरे बेटे इलेक्ट्रॉन बीटा पार्टिकल ही तो होते हैं। बीटा पार्टिकल असल में नेगेटिव रेज है ना, तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? नेगेटिव रेज, इसलिए मैंने ई लिख दिया। अच्छा ये देखिए मैंने क्या बताया, एक कॉपर था 66 29 एटॉमिक नंबर, इसका जाती ये टूटा तो इसका एक न्यूट्रॉन जो ये आपके वैसे नॉलेज के लिए बता रहा हूं, ये टॉपिक का हिस्सा नहीं है, एमडी कट के लिए बता रहा हूं, एमडी कट ई कट के लिए। न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है किस में? एक इलेक्ट्रॉन में, एक प्रोटॉन में, और एक न्यूट्रिनो में। तो एक प्रोटॉन में, तो जब किसी शय का प्रोटॉन बढ़ जाए और न्यूट्रॉन कम हो जाए तो मैस में फर्क नहीं आएगा। न्यूट्रॉन कम हुआ, न्यूट्रॉन कम हो गया क्योंकि न्यूट्रॉन टूट गया, और प्रोटॉन ज्यादा हो गया, तो मैस जिंक का भी 66 होता है, जिंक का भी 66 होता है, मैस में फर्क नहीं आया। लेकिन प्रोटॉन की तादाद को क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर। प्रोटॉन की तादाद को क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर। तो लिहाजा 29 एटॉमिक नंबर था कॉपर का, अब कितना हो गया? 30, और 30 किसका होता है? जिंक का, इसीलिए हमने क्या लिख दिया? जिंक लिख दिया। क्लियर कि एटॉमिक नंबर कैसे बढ़ गया? असल में जब न्यूट्रॉन टूटा, इसका अंदरूनी न्यूट्रॉन टूटा, तो अंदर से इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन का मतलब बीटा पार्टिकल जो खारिज हो गए, बीटा रेडिएशंस वो खारिज हो गई, वो खारिज हो गई, वो खारिज हो गई, और प्रोटॉन बढ़ने से एटॉमिक नंबर 30 हो गया। दोबारा देखें, आपकी आसानी की खातर आखिरी दफा लिख रहा हूं, 66 था, एटॉमिक नंबर 29 था। इसका न्यूट्रॉन टूटा, न्यूट्रॉन टूटने से प्रोटॉन पैदा हुआ, जब प्रोटॉन पैदा हुआ न्यूट्रॉन टूटा, तो लिहाजा मैस सेम। क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन जमा प्रोटॉन ही तो होता है मैस।
तो लिहाजा न्यूट्रॉन कम हुआ, प्रोटॉन ज़्यादा, तो मैस सेम। लेकिन प्रोटॉन क्या होता है? एटॉमिक नंबर। प्रोटॉन क्या होता है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर 29 से 30 हो गया, क्यों? क्योंकि प्रोटॉन ज़्यादा हो गया। लेकिन वो जब न्यूट्रॉन टूटा था, बिलाल साहब, अंदर से इलेक्ट्रॉन निकला था, प्रोटॉन निकला था। ठीक है, प्रोटॉन ज्यादा हुआ, न्यूट्रॉन कम हुआ, लेकिन बिलाल साहब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया? यही तो मैं बता रहा था आपको कि बीटा रेडिएशंस खारिज हुई हैं। बीटा रेडिएशंस खारिज हुई हैं। लिहाजा ये हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? कि कॉपर 66 जो पैदा हुआ था कॉपर 65 से, वो फौरी टूट के बीटा रेडिएशंस खारिज कर देगा। ये सारी खूबियां थीं। आज ये एक खूबी और पढ़ते हैं। 8वीं खूबी ये है मेरे बेटे कि जब हमने बायोलॉजिकली इफेक्ट देखा तो बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में इनका इस्तेमाल होता है। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर वगैरह में इनका यूज़ होता है, मतलब बायोलॉजिकली दे कैन बी यूज्ड, इनका यूज़ हो सकता है। इनकी एक खूबी आपने और भी याद रखनी है कि इनका नो चार्ज, दीज आर द न्यूट्रल पार्टिकल्स व्हेन दीज वर डिटेक्टेड बाय सम डिवाइसेस। इन्हें डिवाइसेस से हमने चेक किया तो ये न्यूट्रल पार्टिकल थे, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं था। और इनका मैस उतना ही था जितना प्रोटॉन का मैस था, उतना ही था जितना प्रोटॉन का मैस था। ये आपने इनका याद रखना है। इनका मैस वैसे मैं बता देता हूँ 1.0087, इसलिए तो हम न्यूट्रॉन के ऊपर 1 लिखते आए हैं। ये इतने AMU होता है। AMU क्या था भला? 1.6 इंटू 10 की पावर -27 kg। लिहाजा इस तरह भी मैं लिख सकता था, लेकिन हम इसे AMU में लिखा करते हैं। ये हमने आज क्या पढ़ा? न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जो किसने की थी? चैडविक ने। कब की? 1932 में। लेकिन न्यूट्रॉन के बारे में बताया किसने था? रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन 2 किस्म के होते हैं, स्लो एंड फास्ट। ये आज का आपका लेक्चर था, इसे अच्छे तरीके से दोहरा लीजिए। इसके बाद इंशाल्लाह अगले लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।